चलो स्क्रीन अगर दिख रहा है तो ठीक है। तुम लोग का लास्ट क्लास में हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ा रहे थे, कहाँ तक हुआ था? एसिड शायद कंप्लीट कर लिए थे हम लोग, याद है? यस। एसिड्स कंप्लीट हो गया था। एसिड्स के सारे केमिकल रिएक्शंस भी हम डिस्कस कर लिए थे ना, जैसे याद होगा तुम लोग को तो। याद है? तुम लोग रिवाइज करते हो या नहीं घर पे? यस यस सर। चलो, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी एसिड्स के हम डिस्कस कर लिए थे ना। यस सर। चलो, एसिड्स हो गया था। बेस का भी शायद स्टार्ट कर दिए थे हम, क्लासिफिकेशन तो डिस्कस कर ही लिए थे हम लोग। यस सर। ठीक है, तो जैसे ध्यान देना, जैसे एसिड में एक टर्म हम लोग यूज किए थे, एसिड्स के लिए एक टर्म यूज किए थे हम, बेसिसिटी। याद है? यस सर। याद है या नहीं? एसिड्स के लिए एक टर्म यूज किए थे हम लोग, बेसिसिटी। इसके बेसिस पे तीन अलग अलग टाइप के एसिड्स थे, मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड। उसी तरह बेस के लिए भी एक टर्म हम लोग यूज करते हैं। बेस के लिए टर्म क्या यूज होता है? ये एसिडिटी होता है। ठीक है, एसिड का बेसिसिटी होता है और बेस का क्या होता है? बेस के लिए क्या, कौन सा टर्म यूज करते हैं हम लोग? एसिडिटी। एसिडिटी। ठीक है, तो इसके बेसिस पे ये एक्चुअली ये क्या है, बेसिसिटी हम लोग कैसे डिफाइन किए थे कि उस एसिड के एक मॉलिक्यूल से कितने H प्लस आयन रिलीज कर सकता है, उसके बेसिस पे इसका बेसिसिटी डिफाइन करते थे ना हम लोग। बेसिसिटी डिसाइड होता था, जितना H प्लस आयन वहां से रिलीज हो रहा है उतना उसका बेसिसिटी होगा। उसी तरह बेस के टर्म में एसिडिटी में क्या होगा, कितने नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, H प्लस की जगह क्या रिलीज होगा? H माइनस। OH माइनस आयन। तो नंबर ऑफ, इसको हम लोग हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। क्या बोलता है? हाइड्रोक्सिल आयन। OH माइनस आयन को हाइड्रोक्सिल आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, दोनों नाम होता है, या फिर हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये ध्यान देना, तो जितने नंबर ऑफ वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उससे वो उस बेस का एसिडिटी डिफाइन होगा। तो इसके बेसिस पे जैसा मान लो मोनो एसिडिक बेस बोला गया। मोनो एसिडिक बेस का मतलब क्या हुआ? कितने H प्लस आयन रिलीज करेगा, सॉरी कितने OH माइनस आयन रिलीज करेगा, बताओ तो। बोलो। वन वन 1 OH माइनस। तो 1 OH माइनस का एग्जांपल दो, कोई एक ऐसा बेस बताओ जो कि मोनो एसिडिक है। NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, NaOH हो गया, KOH हो गया, ठीक है, ये LiOH हो गया, ये सारे क्या हैं? मोनो एसिडिक बेस हैं। क्यों मोनो एसिडिक बोल रहे हैं? क्योंकि इनका जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो कितने OH माइनस आयंस रिलीज होंगे, ये बताओ। 1 OH माइनस। कितने हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होंगे? वन 1। तो इसलिए इसको हम लोग मोनो एसिडिक बेस बोलते हैं। डाई एसिडिक बेस क्या हो जाएगा? 2OH 2 OH माइनस है। हाँ, उस बेस का अगर तुम 1 मॉलिक्यूल लोगे तो उसमें 2 OH माइनस हमको मिलेगा। तो एग्जांपल बताओ डाई एसिडिक बेस का। CaOH2। एक तो CaOH2 हो गया, या फिर MgOH होल 2 बोल सकते हैं, CaOH होल 2 बोल सकते हैं। ये सारे क्या है? डाई एसिडिक बेस है ना। समझ आ रहा है बात? यस सर। ट्राई एसिडिक बेस बताओ। 3 OH माइनस है। हाँ, तो एक मॉलिक्यूल अगर उस एसिड का डालोगे, एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे उसका, तो 3 OH माइनस रिलीज होंगे। 3 OH माइनस रिलीज होंगे, उसका एग्जांपल दो कोई ट्राई एसिडिक बेस का, बता सकते हो कोई? यस और नो? हेलो? बताओ बताओ जल्दी। ट्राई एसिडिक बेस, एक एग्जांपल आता है एक भी? अरे हाँ या नहीं, कुछ तो बोलो। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, AlOH होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक ट्राई एसिडिक बेस है।
FeOH होल थ्राइस, आयरन का जो हाइड्रोक्साइड होता है ना, ये भी एक ट्राई एसिडिक बेस। ठीक है, तो ये सारे ट्राई एसिडिक बेस के एग्जांपल हो गए। ठीक है जिनका कि एक्वा सॉल्यूशन अगर हम लोग बनाएंगे तो वो 3 OH माइनस रिलीज करेंगे, तो ये सारे ट्राई एसिडिक हो गए। तो एसिडिटी के बेसिस पे हम लोग बेस को 3 टाइप में डिफाइन कर सकते हैं। 3 टाइप्स के हो गए, मोनो एसिडिक बेस, डायसिडिक बेस और ट्राई एसिडिक बेस। ये जस्ट सिमिलरली एसिड के तरह था। ठीक है, तो एग्जांपल्स इसमें ध्यान रखना, एग्जांपल्स मेनली पूछा जा सकता है। अब बेस का अदर डेफिनेशंस तुम लोग को बता ही दिए थे एसिड के तरह, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वीक बेस होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलेंगे हम लोग, जो कि कंप्लीटली 100% आयोनाइज हो जाए एक्वा सॉल्यूशन में। जो 100% आयोनाइज होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। वीक बेस किसको बोलेंगे हम लोग, partially हाँ, जो पार्शियली आयोनाइज करता है एक्वा सॉल्यूशन में, वो वीक बेस हो गया। तो स्ट्रॉन्ग और वीक हो गया। इसके बाद हम लोग हाँ ये भी बताए थे कि जो बेस पानी में सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल बेसिस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। याद है, yes, Yes, sir. सॉल्युबल बेसिस के लिए हम लोग स्पेशल टर्म यूज करते हैं, अल्कली बोलते हैं उसको। और उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखें तो हम लोग डाइल्यूट बेस और कॉन्सेंट्रेटेड बेस भी यूज कर सकते हैं। डाइल्यूट बेस किसको बोलेंगे, जिसमें कि एसिड का कंसंट्रेशन, सॉरी डाइल्यूट बेस की टर्म में बात कर रहे हैं, तो बेस का कंसंट्रेशन जो है बहुत ज्यादा हाई है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड बेस हो जाएगा। अगर उसमें वाटर का कंसंट्रेशन तुम बढ़ा दोगे, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वाटर सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, तो वाटर का अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बेस के कंसंट्रेशन से, तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड, dilute, Dilute. डाइल्यूट। ठीक है, तो यहाँ भी वही सेम तरीका है, अगर किसी बेस को तुमको कॉन्सेंट्रेटेड बेस को अगर डाइल्यूट करना है, तो डाइल्यूट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कौन सा प्रोसेस, बेस में वाटर डालेंगे या वाटर में बेस डालेंगे, बताओ। water में बेस। हाँ वाटर में। ठीक है, तो वो ध्यान रखना, जो रीजन वहां पे हम लोग एसिड में पढ़े थे ना, वही सेम यहाँ भी है। याद है या नहीं रीजन, डाइल्यूशन के समय हम लोग हमेशा ऑलवेज ऐड एसिड इन वाटर, Yes. यही बोलते थे ना हम लोग, यही था ना डाइल्यूशन का प्रोसेस। yes sir, क्यों ऐसा होता है, रीजन याद है तुम लोगों को, बता सकते हो कोई। yes It is sir, very exothermic. कंप्लीट रीजन बताओ, एक लाइन में नहीं। एक्सोथर्मिक है तो क्या होगा, Lot of energy will be used. यही लिखोगे ऐसे, अरे जैसे लिखोगे एग्जाम में पूरा स्टेटमेंट फ्रेम करके बताओ ना। बोलो बोलो जल्दी। भूल गए हो तुम लोग पूरा, कोई बोलोगे, हेलो, कोई स्टेटमेंट बोलोगे या नहीं, लिखाए थे तुम लोग का स्टेटमेंट इसका, नहीं लिखा है या नहीं, देख लो तो। sir, the reaction which proceed with the evolution of heat, वो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया ना, अच्छा एक्सोथर्म, एक्सोथर्मिक की बात थोड़ी कर रहे हैं हम। डाइल्यूशन प्रोसेस क्यों हम लोग हमेशा एसिड इन वाटर ऐड करते हैं, इसका रिवर्स क्यों नहीं करते हैं, तो इसका रीजन होता है ना, Sir, if water is added to the concentrated acid, then the heat generated may cause burn. चलो ठीक है लिख लो, हम लिख दे रहे हैं एक बार फिर से। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ एसिड और बेस टू वाटर, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड डाइल्यूशन। ठीक है, अब डाइल्यूशन के लिए हम लोग हमेशा प्रिकॉशन यूज करते हैं। ठीक है, ये लिख लेना, द डाइल्यूशन ऑफ
एसिड और बेस, ये जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसका मतलब क्या हुआ कि thus एसिड और बेस is always added to water and water is never added to acid और base। ठीक है, ये ध्यान रखना है, वाटर को हम लोग एसिड और बेस में कभी ऐड नहीं करते हैं, नेवर एडेड टू एसिड और बेस। ऐसा इसलिए क्योंकि इफ, लिख लेना रीजन, इफ water is added to a concentrated acid or base, a lot of heat, एक्सोथर्मिक है तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगा, a lot of heat is generated। ठीक है, which may cause, क्या करेगा बताओ, splashing out of acid और base। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर स्प्लैश कर जाएगा एसिड या बेस, कंसंट्रेटेड एसिड या बेस बाहर स्प्लैश कर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, बोलो। बर्न होने बर्न हो लगेगा। जाएगा। हाँ, एंड में कॉज सीवियर डैमेज एज कंसंट्रेटेड एसिड या फिर बेस, ये क्या होते हैं, आर हाईली कोरोसिव। ठीक है, तो ऐसे लिखना होगा तुम लोगों को रीजन। ठीक है, तो स्टेटमेंट एक बार अच्छे से लिख लो, ऐसे लिखोगे स्टेटमेंट तभी मिलेगा मार्क्स, नहीं तो नहीं मिलेगा, कुछ भी लिख दोगे तो। ठीक है ना, तो ये प्रिकॉशन हमेशा हम लोग फॉलो करते हैं डाइल्यूशन के लिए, इधर वो एसिड का डाइल्यूशन हो या बेस का डाइल्यूशन हो। ठीक है, हो गया, यस यस सर। लिख लिख लिया ना। यस सर। यस सर। चलो, तो ये हो गया डाइल्यूशन प्रोसेस और बेस के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग केमिकल रिएक्शंस बेस का पढ़ते हैं, या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। इसमें केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, बेस कैसे कैसे रिएक्ट करता है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ठीक है, तो इसमें बेस का ज्यादा रिएक्शंस नहीं है, 2-3 रिएक्शंस हमको पढ़ना है। पहला, रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल, रिएक्शन ऑफ बेस मेटल्स। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, रिएक्शन ऑफ मेटल का जब रिएक्शन करते हैं हम लोग बेस के साथ तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे एसिड का रिएक्शन अगर हम लोग मेटल के साथ कर रहे थे तो प्रोडक्ट क्या बन रहा था बताओ, एसिड का रिएक्शन अगर मेटल के साथ कर रहे थे तो प्रोडक्ट क्या आ रहा था हमारा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। हाँ, तो यहाँ पे क्या है ना कि सारे बेसिस जो है वो मतलब हर एक मेटल के साथ रिएक्शन करके तुमको
सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। कुछ कुछ मेटल्स ही होते हैं जो कि बेस के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वो दो तीन मेटल्स ही ऐसे हैं जो कि बेस के साथ रिएक्ट करेगा और बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगा। सारे मेटल का रिएक्शन बेस के साथ नहीं होता है। ठीक है, कौन कौन से वो दो मेटल्स हैं, या हम लोग को मेनली दो मेटल के बारे में अभी पढ़ना है, फिर आगे हायर क्लासेस में जाओगे तो और भी मेटल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चार पांच मेटल होते हैं जो कि बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो इसमें सबसे कॉमन रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, जिंक पहला रिएक्शन होता है। जिंक जिंक का रिएक्शन अगर हम लोग किसके साथ करें, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ कर रहा है, तो ये प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है सोडियम जिंकेट। ठीक है, Na2ZnO2 फॉर्मूला याद रखना। ये एक सॉल्ट है जिसको हम लोग सोडियम जिंकेट बोलते हैं, और प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये Na2ZnO2 ये कौन सा कंपाउंड है, नाम क्या है इसका, सोडियम जिंकेट। जिंकेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, सारे मेटल का रिएक्शन जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। सिर्फ हम लोग यहाँ पे दो मेटल का रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगा। एक पहला हो गया जिंक, और दूसरा होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सॉलिड, ये भी NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे इसको रिएक्शन के लिए ना वाटर का जरूरत पड़ता है, वाटर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। तो वाटर के प्रेजेंस में हो गया, और ये प्रोडक्ट बनाता है NaAlO2। ठीक है, NaAlO2 ये है सोडियम एल्यूमिनेट। NaAlO2 क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो दो ही मेटल हैं जिसके बारे में यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि बेस के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है। पहला है जिंक, जिंक प्लस NaOH, ये Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस। दूसरा एल्यूमिनियम प्लस NaOH सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और एल्यूमिनियम का जब रिएक्शन लिखोगे तो वाटर का रिक्वायरमेंट होगा, जिंक में वाटर नहीं जरूरत होता। ठीक है, इन दोनों रिएक्शन को बैलेंस करो तो तुम लोग, इन दोनों रिएक्शंस को बैलेंस भी करना है, क्योंकि एग्जाम में तुमसे अगर पूछ दे जाए राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, तो यहाँ पे पूरा बैलेंस्ड फॉर्म में तुमको लिखना होगा। और बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना है तो वहाँ फिजिकल स्टेट भी तुमको शो करना होगा। बताए थे ना तुम लोगों को, जब फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसमें यूज किए गए हैं उसका फिजिकल स्टेट भी शो करते हैं हम लोग, करते हैं या नहीं, तो तभी फुल मार्क्स मिलेगा। ये फिजिकल स्टेट नहीं दिखाओगे तो फिर मार्क्स कट जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है इसका भी। बैलेंस करो दोनों रिएक्शंस को। पहले में तो NaOH में दूसरा बस वाला 2 लगा बैलेंस है। है और पहला वाला में 2 NaOH होगा। पहले वाले में 2 NaOH। ठीक है, और कुछ, फर्स्ट वाला हो गया बैलेंस। यस सर। सेकंड वाला, सर सेकंड वाला पहले ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ऑलरेडी बैलेंस्ड है, नहीं ऑलरेडी Yes, sir, बैलेंस है। already balanced. नो No, sir, already नहीं है. सर सॉरी। कैसे तुम लोग काउंट करते हो, हाइड्रोजन बैलेंस है क्या, देखो तो। No, sir. इधर रिएक्टेंट साइड में 3 है, वहां तो 2 ही है। करो बैलेंस करो सेकंड वाले को।
हो गया? Sir, 2Al plus 2NaOH plus 3H2O. क्या बोल रहे हो? 2Al 2NaOH 3H2. 3H2O. हाँ, 3H2O लिखने पे होगा बैलेंस? और उधर 2NaAlO2 plus 4H2. 2NaO2 plus 4H2. यहाँ पे 3 बोल रही हो और यहाँ 4. अब हो गया क्या बैलेंस? ऑक्सीजन तो मेरे को नहीं लग रहा है बैलेंस है. रिएक्टेंट साइड में 3 + 2 5 है और प्रोडक्ट साइड में 2 × 2 4 ही है ऑक्सीजन. है क्या? चेक करो खुद से. No, ये तो गलत है ना. किसी से नहीं हो रहा है बैलेंस? क्या कर रहे हो तुम लोग? बैलेंसिंग में डाउट हो रहा है तुम लोगों को? 2Al 2Al 2NaOH प्लस और 2NaOH 2H2 2H2O. ठीक है, उसके बाद दोनों में सोडियम एल्यूमिनेट में 2 और हाँ H2 2, में 3. यहाँ पे 3. चलो ठीक है, ये करेक्ट है. किसी का ये आया है क्या जो भी बताया? अब चेक कर लो, अब करेक्ट है. अब दोनों एंड से बैलेंस्ड है. सभी एलिमेंट का चेक कर लेना. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सारा चीज, एल्यूमिनियम, सोडियम. sir. अब बैलेंस दिख रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. हाइड्रोजन भी चेक कर लो. इधर 6 हो गया. द 2 × Yes, 2 4 + 2 6 हो गया हाइड्रोजन भी. ऑक्सीजन भी 4 है इधर और रिएक्टेंट साइड में भी 4 है. हो गया ना बैलेंस? यस और नो? yes, sir. चलो, तो पहला जो हम लोग बेस का रिएक्शन देख रहे थे मेटल के साथ, तो हम लोग ये 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़े. 2 मेटल जो कि बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं. तो वो दोनों का प्रोडक्ट तुमको याद रखना है. एक में सोडियम जिंक का रिएक्शन होगा NaOH के साथ, तो सोडियम जिंकेट बनेगा. Na2ZnO2 फॉर्मूला होता है. और दूसरे में एल्यूमिनियम प्लस NaOH करोगे तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है. NaAlO2 है फॉर्मूला. ठीक है, ये ध्यान रखना. सेकंड हो गया. सेकंड अब हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं. रिएक्शन ऑफ बेसिक ऑक्साइड्स या फिर रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड. क्योंकि बेस जो है मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा क्या, ये बताओ तो. बेस देखो, मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन होगा बेस का. मेटालिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होता है. तो वो भी बेसिक नेचर हो गया और उसका रिएक्शन हम बेस के साथ करा रहे हैं. तो 2 बेस आपस में रिएक्ट करेंगे क्या, ये बताओ. 2 बेस का आपस में रिएक्शन होगा? No, sir. नो सर. तो रिएक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? एक का नेचर क्या होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए. और दूसरे का नेचर क्या होना चाहिए? बेसिक. तो हम लोग यहाँ पे बेस का रिएक्शन करा रहे हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ, क्योंकि हमको पता है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स वो क्या होते हैं जनरली. नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जनरली कौन से नेचर के होते हैं? Acidic. एसिडिक नेचर के होते हैं. जनरली एसिडिक नेचर. जरूरी नहीं है सारे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होंगे. जनरली इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे नॉन मेटल के ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो कि एसिडिक नहीं है, वो न्यूट्रल होते हैं. ठीक है. और बहुत सारे मेटल के भी ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो कि एसिडिक होते हैं. तो ये कंपलसरी नहीं है कि सारा नॉन मेटल का ऑक्साइड्स ही एसिडिक होगा. तो इसमें जैसे CO2 हो गया, SO2 हो गया, NO2 हो गया, ये सारे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं जो कि एसिडिक हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड,
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ये सारे जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स यहाँ पे लिखे हैं ये सारे क्या नेचर के हैं, बोलो? acid. एसिडिक नेचर के हैं। तब इसमें एग्जांपल जैसे हम लोग बेस का रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे NaOH है, NaOH हमारा बेस है, इससे अगर हम लोग CO2 गैस पास कर दें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इस नॉन मेटल का ऑक्साइड है, कार्बन एक नॉन मेटल है ना, और कार्बन का ऑक्साइड ही तो है CO2, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो CO2 गैस का नेचर क्या है, ये एसिडिक नेचर होता है ना, और ये किसी बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ भी एसिड बेस वाला रिएक्शन होगा, तो प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए हमको, सॉल्ट प्लस वाटर टाइप का, न्यूट्रलाइजेशन वाला ही केस है ना जस्ट, ये बताओ तो कौन सा सॉल्ट मिलेगा इस केस में, कौन सा सॉल्ट फॉर्म होगा बताओ? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और प्लस वाटर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है और वाटर, तो जस्ट ये न्यूट्रलाइजेशन जैसा रिएक्शन है या नहीं, ये बेस और CO2 एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके ये क्या बना रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर, तो है ना न्यूट्रलाइजेशन वाला ही केस, ठीक है, तो ये होगा। दूसरा हम लोग रिएक्शन और भी देख सकते हैं, जैसे एक रिएक्शन ये ऑलरेडी तुम लोग को बता ही है, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी तो एक बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है या नहीं, और ये CO2 का नेचर क्या है, एसिडिक नेचर का है, ये ऑलरेडी ये लाइम, इसको हम लोग लाइम वाटर भी बोलते हैं, CaOH होल ट्वाइस को लाइम वाटर भी बोला जाता है ना, यस और नो? प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे बताओ, ऑलरेडी ये रिएक्शन पढ़ चुके, Plus water. कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो अब सॉलिड फॉर्म में रहेगा क्योंकि प्रेसिपिटेट है ये तो, Yes. है ना, और प्लस H2O, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा ना, यही तो मिल्की कलर का प्रेसिपिटेट होता है या नहीं, ये प्रेसिपिटेट, Yes. Yes. Yes, sir. चलो, तो ये भी एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही हो गया, यहाँ पे बेस का रिएक्शन एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड से हो रहा है, जो कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो कि एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है, ये सारे रिएक्शंस हो गए। बेस का रिएक्शन जब हम लोग नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ करेंगे, एसिडिक नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ, तो वो सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करेगा, ठीक है, लिख रहे हो तुम लोग? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आवाज आ रहा है ना सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो, लिख लिए दोनों रिएक्शंस? यस सर। Sir. चलो, अब नेक्स्ट तीसरा जो रिएक्शन है ये ऑलरेडी तुम लोग पढ़ ही चुके हो, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो ऑलरेडी एसिड वाले केस में भी हम लोग देखे ही। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, Salt plus. सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा रिएक्शन लिख देते हैं, एक HCl प्लस NaOH एक्वस, ये क्या बनाएगा बताओ, NaCl एक्वस और प्लस H2O लिक्विड, ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. तो ये सारे रिएक्शंस थे हमारे बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे, तो इसमें मेनली ये दो रिएक्शंस ध्यान रखना, तीसरा तो ऑलरेडी तुमको पता ही है न्यूट्रलाइजेशन वाला। तो पहला जो है रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल, इसमें ये दो मेटल्स का रिएक्शन याद रखना इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, क्योंकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो है ये एसिडिक नेचर के होते हैं, जैसे CO2 SO2 NO2 ये सारे एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है।
जिसमें कि ये दोनों एग्जांपल्स। अब मान लो यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि ऑक्साइड्स को तुम क्लासिफाई करो, तो मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं ना वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो बेसिक ऑक्साइड्स में अगर तुमसे एग्जांपल पूछा जाए तो बेसिक ऑक्साइड्स कौन कौन सा बोल दोगे? सोडियम ऑक्साइड Na2O, पोटाशियम ऑक्साइड K2O, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये सारे क्या हैं? बेसिक ऑक्साइड्स हैं। मेटालिक ऑक्साइड्स जनरली क्या नेचर के होते हैं? कौन सा नेचर होता है मेटल के ऑक्साइड्स का? बेसिक। तो ये सारे बेसिक ऑक्साइड्स हैं। तुमसे एसिडिक ऑक्साइड्स अगर पूछा जाए, एसिडिक ऑक्साइड्स का एग्जांपल बताओ तो एसिडिक ऑक्साइड्स में क्या बोलोगे? नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, जैसे CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, एक SO3 भी होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सारे एसिडिक ऑक्साइड्स हैं जिनका नेचर क्या होता है? एसिडिक। अब एक और कैटेगरी होता है जिनको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। एम्फोटेरिक वर्ड सुने हो तुम लोग? एम्फोटेरिक Yes. क्या होता है? एम्फोटेरिक बताओ तो। जो एसिडिक और बेसिक दोनों की प्रॉपर्टी शो हाँ, तो ये एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं, ठीक है। बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर है इनका। तो ऐसा एग्जांपल बता सकते हो वैसा ऑक्साइड जो कि एम्फोटेरिक होता है? एग्जांपल बताओ। तो ये जिंक का जो ऑक्साइड है ZnO, ठीक है, और एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है, ये सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। जिंक का ऑक्साइड और किसका ऑक्साइड? एल्यूमिनियम का Al2O3। ये दोनों ऑक्साइड्स जो हैं ये कौन से ऑक्साइड्स हैं बताओ? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एसिडिक बिहेवियर भी शो कर सकते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो कर सकते हैं। मतलब इनका रिएक्शन एसिड के साथ भी हो सकता है और बेस के साथ भी हो सकता है। समझ रहे हो बात? इसलिए इनको एम्फोटेरिक बोला जाता है। तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अगर तुमसे पूछा जाएगा गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, क्या लिखोगे? Zinc oxide and जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स ध्यान रखना। बेसिक ऑक्साइड्स किसको बोलते हैं? एसिडिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी होते हैं बहुत सारे। न्यूट्रल मतलब ना तो एसिडिक नेचर ना ही बेसिक नेचर। न्यूट्रल ऑक्साइड्स बता सकते हो? न्यूट्रल ऑक्साइड्स का एग्जांपल। हेलो, Sir, water. वाटर। चलो मोनोऑक्साइड। चलो, वाटर सबसे अच्छा एग्जांपल है न्यूट्रल ऑक्साइड का H2O। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये न्यूट्रल है। CO सुने हो ना? Yes, sir. कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक है, लेकिन CO कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है। NO सुने हो तुम लोग? NO नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड सुने हो? नाइट्रिक ऑक्साइड गैस Yes, sir. क्या होता है? न्यूट्रल या एसिडिक? Ne- बताओ। तो ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, ध्यान रखना। एक होता है N2O, ये भी नाइट्रिक, ये है नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस सुने हो तुम लोग? yes, Yes, sir. कौन सा गैस होता है लाफिंग गैस? जिसको स्मेल करने से ही हंसी आने लगता है, वो कौन सा गैस है? ये नाइट्रस ऑक्साइड ही होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग लाफिंग गैस। पता था किसी को? Yes, sir. स्मेल किए हो क्या तुम लोग ये गैस? No, sir. हम्म No, sir. No, sir. क्यों लाफिंग गैस इसका नाम पड़ा है बताओ?
क्योंकि ये हंसाता है। हंसाता है? गैस में ऐसा, स्मेल करना। गैस में ऐसा क्या है जो हंसी आने लगता है, बताओ? फिर बॉडी का रिएक्शन जो है वो उसमें कम हो जाता है ये सुनते। बॉडी का रिएक्शन कम हो जाता है? कौन सा रिएक्शन? हमको ये तो इतना एक्चुअली पता था। एक सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है? मतलब जैसे बहुत सारे सेंस होते हैं ना हमारे बॉडी में, तो ये गैस जैसे ही रिलीज होगा ना, ये हमारे बॉडी में एक सेंसेशन प्रोड्यूस करता है जिसमें ऑटोमेटिकली जो है वो हंसी आने लगता है, ठीक है? इसलिए इनको नाइट लाफिंग गैस बोला जाता है। ये गैस है नाइट्रस ऑक्साइड गैस, सॉरी एसिड लिखते हैं, नाइट्रस एसिड नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस है, ठीक है? नाइट्रस ऑक्साइड गैस लाफिंग गैस बोला जाता है, ठीक है? तो ये भी एक न्यूट्रल गैस है, इसका नेचर जो है वो ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक है? तो एग्जांपल्स ध्यान रखना, ये तो वाटर पता ही है तुम लोगों को, तो ये सारे कुछ कुछ ऑक्साइड्स के एग्जांपल तुमसे पूछा जाएगा, बेसिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक या न्यूट्रल ऑक्साइड्स का एग्जांपल दो, ये सारे एग्जांपल्स होगा, इसको लिख लेना एक जगह अच्छे से। इसलिए चलो लिख लिए यहाँ तक तुम लोग सब? यस यस सर। बोलो यस सर नो, सब लोग लिख रहे हो ना? यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसिड का भी हम लोग पढ़ लिए, एसिड्स के केमिकल रिएक्शंस, बेस के भी पढ़ लिए। अब इसमें एक और चीज हम लोगों को देखना है कि स्ट्रेंथ कैसे हम लोग मेजर करते हैं, एसिड या बेस कितना स्ट्रांग है वो, ठीक है? उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एक्चुअली एक स्केल यूज करते हैं जिसको हम लोग पीएच स्केल बोलते हैं, पढ़े हो तुम लोग? पीएच स्केल सुने तो होगे। यस सर। यस हाँ, तो वो स्केल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एक्चुअली होता क्या है। तो अगर एसिड या बेस का स्ट्रेंथ, ये ऑलरेडी हम लोग स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम लोग डिफाइन कर चुके हैं एसिड और बेस को। दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक वीक एसिड होता है। तो उसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या बताए थे, वो ऐसा एसिड जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाए अपने एक्वस सॉल्यूशन में, वो कंप्लीटली अपने आयंस में बदल जाता है, आयनाइज हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो पार्शली आयोनाइज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो? ठीक है। पार्शली वीक आयोनाइज होगा एसिड। उस वीक एसिड। तो एक्चुअली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में हम लोग बोल सकते हैं कि वो कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में जो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होगा, तभी तो स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे उसको, यस और नो? सर और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में किसका कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए, बताओ? H- OH माइनस का कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे डिसाइड कर सकते हैं, जैसे मान लो, जैसे ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है? जैसे पीएच स्केल में होता है ना, 0 से 14 तक वो रेंज लाई करता है। एक स्केल हम लोग यूज करते हैं जिसमें कि एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग मेजर करते हैं। तो यहाँ पे एक न्यूट्रल पॉइंट होता है ये, और ये स्केल जो है ना टेम्परेचर डिपेंडेंट स्केल है, समझ रहे हो बात? ये जो पीएच स्केल है हमारा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर डिपेंडेंट है मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो ये जो भी इसका रेंज है ना, 0 से 14 वाला रेंज अभी हम लोग फॉलो करते हैं जनरली, ये कौन से टेम्परेचर पे डिफाइंड है बताओ? 25 डिग्री सेल्सियस, जो हमारा रूम टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर हम लोग कितना लेते हैं, कितना लेते हैं रूम टेम्परेचर, बोलो? 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसी 25 डिग्री सेल्सियस पे ये पीएच स्केल को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, 0 से 14 वाला रेंज है जो हमारा। तो इधर हम लोग एक्सट्रीम
लेफ्ट साइड में हम लोग देख रहे हैं 0 और एक्सट्रीम राइट साइड में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये कितना होता है 14। 0 से 14 के बीच में ये रेंज लाई करता है। और न्यूट्रल पॉइंट कितने पे होता है, 7। इन दोनों का जो सम होगा उसका हाफ कर देते हैं, तो हम लोग 14 का हाफ करोगे 7 न्यूट्रल पॉइंट है। तो 0 से 7 के बीच में अगर पीएच का वैल्यू जो है ये 7 से अगर लेस देन है, ये क्या होगा बताओ। पीएच लेस देन 7 है तो ये कैसा सॉल्यूशन है, एसिडिक या बेसिक। ये हो गया एसिडिक, ठीक है। 0 से 7 के बीच में अगर लाई कर रहा है पीएच तो वो हो गया एसिडिक। 7 से ग्रेटर है, अगर पीएच इज ग्रेटर देन 7 तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, बेसिक सॉल्यूशन है वो, ठीक है। अब पीएच इक्वल टू अगर 7 है तो Neutral. न्यूट्रल। तो पीएच स्केल अगर तुम लोग देखोगे ना तो अलग अलग कलर होता है, हर एक पीएच लेवल पे अलग अलग कलर होता है। देखे हो पीएच स्केल तुम लोग कोई भी, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होता है हर एक स्केल पे। जैसे 7 पे अगर देखोगे जो न्यूट्रल पॉइंट है हमारा, उस 7 पे देखोगे तो वो क्या है, पूरा ग्रीन है। 7 पे कलर क्या होता है पीएच का, पीएच स्केल का 25 डिग्री पे ग्रीन होता है। और जैसे जैसे तुम एसिडिक की तरफ, एसिड की तरफ मूव करते जाओगे, 7 से अगर 0 की तरफ जाते जा रहे हो तो ये कलर रेडिश होते जाएगा पूरा। देखना अगर पीएच स्केल देखोगे तो ये पूरा कलर जो है इधर ग्रीन से ये फेड होते जाएगा, लाइट होते जाएगा, और ये इधर पूरा कंप्लीटली 0 पे आते आते ये पूरा रेडिश हो जाएगा कलर। उसी तरह बेस में अगर 7 से 14 तक मूव करोगे तो ये कलर पूरा डार्क होते जाता है, और डार्क होते होते लास्ट में कितना हो जाता है, जब 14 की तरफ प्रोसीड करोगे तो ये पूरा डार्क वायलेट कलर हो जाता है एकदम। देखे हो पेज स्केल, या बुक में होगा तो देख सकते हो, उसमें एनसीईआरटी में दिख रहा है। Yes. Yes, sir. 7 से 14 की तरफ जाओगे तो ये कलर पूरा डार्क होते जाता है, और 14 में पूरा वायलेट हो जाता है ना। देख रहे हो डार्क वायलेट है पूरा कलर। तो हर एक पीएच पे जो है ना, हर एक जितना भी उसका पॉइंट है पीएच का स्केल जो है उस पे कलर अलग अलग है, जिसकी बेसिस पे हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उसका स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है। तो जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, एसिडिक सॉल्यूशन के केस में पीएच का वैल्यू कितना होगा, लेस देन 7, और बेसिक सॉल्यूशन के केस में पीएच विल बी ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि 7 से 0 की तरफ जा रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है बताओ, Strong. बढ़ रहा है या घट रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज बताओ। 0 से अगर 7 की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है या Decrease. डिक्रीज। Decrease. 0 से 7 की तरफ, अगर 7 से 0 की तरफ जाए तो Increase. Increase. इंक्रीज, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। यहाँ पे ध्यान रखना एरो किधर पॉइंट कर रहा है, हम लोग 7 से 0 की तरफ जा रहे हैं तो इस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो वो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वहां पे H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है, H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है ना। H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है तभी तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा होगा, बताओ। Yes. बोल सकते हैं ऐसा, यस और नो। Yes. चलो अब अगर हम लोग 7 से 14 की तरफ जाएं तो 7 से 14 की तरफ जाने पे क्या होगा बताओ, किसका कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, OH माइनस का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा। यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इंक्रीजेस, बोल सकते हैं ऐसा 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं तो, यस और नो। Yes. अगर OH माइनस कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है
H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन अगर इंक्रीज कर रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा ये बताओ। एसिड H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन अगर बढ़ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज बताओ तो। इंक्रीजेस, ठीक है। और H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन अगर घट रहा है, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन डिक्रीजेस, तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, decreases. Decrease. डिक्रीजेस, ठीक है। ये ध्यान देना, जितना ज्यादा उसके पास H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। और जितना कम उसके पास H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम होगा, ठीक है। तो pH को अगर हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो pH इज इक्वल टू ये नेगेटिव लोगारिथम ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। लॉग पढ़े हो तुम लोग, लॉग लॉग का कैलकुलेशन कैसे पढ़े हो, Yes, sir. माइनस लॉग ये बेस 10 है और कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन यहाँ लेते हैं। तो ये pH का मैथमेटिकल फॉर्म है कि हम लोग pH को ऐसे लिखते हैं, मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। pH इज इक्वल टू, वह फॉर्मूला होता है माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ये H प्लस आयन अगर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ये क्या डिनोट कर रहा है, कंसेंट्रेशन। ये क्या डिनोट कर रहा है इसका, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है pH, ठीक है। तो ये सब 11th में जाओगे तो वहाँ पे एक चैप्टर ही है पूरा डिटेल में, आयनिक इक्विलिब्रियम, जिसमें हम लोग ये पूरा डिटेल में करते हैं। इसके कैलकुलेशंस, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे वो सारा चीज करना। अब यहाँ पे मेरे को ये बताओ तुम लोग, एक एसिड है, एक सॉल्यूशन है जिसका pH है 2 और एक सॉल्यूशन है जिसका pH है 3। अब तुमसे पूछा गया कि इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, ये बताओ। pH 2. 2. एक सॉल्यूशन A है जिसका pH है 2, एक सॉल्यूशन B है जिसका pH है 3, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कौन से सॉल्यूशन का ज्यादा होगा, 2. 2 का। तो मतलब A जो है वो मोर स्ट्रॉन्ग एसिड है B से, है ना, Yes. बोल सकते हैं ऐसा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि pH का वैल्यू जितना छोटा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, द लोअर द वैल्यू ऑफ pH, लोअर द वैल्यू ऑफ pH, हायर विल बी क्या, इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब चलो एक और क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मान लो एक सॉल्यूशन X है जिसका pH है इक्वल टू 10 और एक सॉल्यूशन Y है जिसका pH है इक्वल टू 14। अब इन दोनों में से तुमसे पूछा गया कि बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, 14. 14. कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, pH इक्वल टू pH 14 या 14. pH इक्वल टू 10, 14. Is equal to 14. 14, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि अगर हमको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना हो तो बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जिसका pH का वैल्यू क्या होगा, हाई होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ Y इज ग्रेटर देन X। लेकिन अगर इन दोनों में तुमको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने पूछा जाता तो किसका ज्यादा होता, 10. X का ज्यादा हो जाता ना, pH इक्वल टू एसिडिक स्ट्रेंथ अगर कंपेयर करते तो हम लोग। बोलो, समझ आ रहा है बात। 10. बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए अगर हमको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना हो तो pH का वैल्यू जितना ज्यादा हाई हो, pH जितना ज्यादा pH मोर, तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, pH अगर ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ इज मोर। समझ रहे हो, pH मोर है तो इसमें यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो हायर बेसिक स्ट्रेंथ,
हाई बेसिक स्ट्रेंथ, बोल सकते हैं या नहीं इसको ऐसा? Yes, sir. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना हो तुमको तो एसिडिक स्ट्रेंथ में ध्यान दोगे कि पीएच का वैल्यू जितना कम होते जा रहा है, जितना छोटा वैल्यू हो पीएच का, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। लेकिन अगर तुमको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना हो तो बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होगा, पीएच का वैल्यू जितना ज्यादा हाई होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना हाई होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। कंपेयर कर लोगे ना, क्योंकि कंपेयर करने वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, कर लोगे ना? अगर तुमको दो Yes, सॉल्यूशन का पीएच दिया हुआ है उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ पूछा जाए तो कर लेना, कर पाओगे या नहीं? कर लेंगे। sir. चलो, अब इसमें कुछ कुछ सब्सटेंसेस है कॉमन डेली लाइफ का सब्सटेंसेस, उसका पीएच दिया हुआ है, ये जनरली जैसे ध्यान रख सकते हो। प्योर वाटर का पीएच जो होता है वो कितना होता है, 7। ब्लड का पीएच कितना होता है, ब्लड स्लाइटली बेसिक होता है। प्योर वाटर का पीएच कितना है, बताओ? 7 होता है, ठीक है, प्योर वाटर जो है। लेकिन ब्लड जो होता है ये स्लाइटली बेसिक है, ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4 के आसपास होता है। तो ये हमारे बॉडी में जो ब्लड है ये स्लाइटली क्या है, स्लाइटली बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक तो नहीं है, स्लाइटली बेसिक बोल सकते हैं। ठीक है, लेमन जूस बताओ पीएच क्या होना चाहिए इसका, लेस देन 7 होना 7. चाहिए। ये अबाउट एनसीईआरटी में भी देखोगे, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसमें साइट्रिक एसिड है, 2.2 के अराउंड इसका पीएच होता है। फिर गैस्ट्रिक जूस जो है, जो हमारे बॉडी में पाया जाता है, HCl हो गया जैसे, ठीक है, तो वो गैस्ट्रिक जूस का पीएच जो है वो 1.2 के आसपास होता है। ये गैस्ट्रिक जूस, इसका पीएच है 1.2 के आसपास। फिर और भी कॉमन सब्सटेंस जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, सुने हो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं हम लोग, Yes, sir. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को, जिसको हम लोग एंट एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, ये यूज किया जाता है ना, किसके लिए यूज किया जाता है बताओ? एसिडिटी। Acidity. हाँ, एसिडिटी रिमूव करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आता है ना, इसका सिरप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। ठीक है, ये बहुत ही उसमें यूज होता है, एसिडिटी रिमूव करने के लिए यूज होता है, क्योंकि वो एसिड को, हमारे बॉडी में जितना भी एसिड बनता है ना वो उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि एक्चुअली तो ये एक बेसिक सॉल्यूशन ही है ना। इसका पीएच जो होता है अराउंड 10 के आसपास होता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फिर जैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग अगर बेस ले लोगे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसा है, NaOH बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका पीएच नियरली इक्वल टू 14 होता है। ठीक है, नियरली इक्वल टू 14 है, तो ये बहुत ही पीएच इक्वल टू 14 है, मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है कि बहुत ज्यादा हाईली स्ट्रॉन्ग बेस है, समझ रहे हो बात? और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीएच इक्वल टू 10 है, मतलब ये थोड़ा सा रिलेटिवली वीक बेस है ना। मतलब बेस बेसिक पीएच अगर तुम्हारा 12 या 12 से ज्यादा है तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। और पीएच का वैल्यू 0 या 2 से कम है, 0 और 2 के बीच में है, तो फिर हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है वो, है ना। रेंज हम लोग जैसे स्ट्रॉन्ग, वीक और मॉडरेट एसिड में हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच तुम्हारा किसके किसके बीच लाई करेगा, 0 से 2 के बीच में जनरली जो अगर वो लाई कर रहा है तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोल देते हैं। फिर 2 से अगर 4 या 5 के बीच लाई कर रहा है तो वो मॉडरेट एसिड हो गया। उसके बाद 5 से अगर कम, 5 से 7 के बीच लाई कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे बताओ, वीक एसिड, बहुत ही वीक एसिड है वो। उसी तरह बेस में भी बोल सकते हैं हम लोग कि अगर 7 से 9 या 10 के बीच लाई कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वीक बेस। Weak base. हाँ, और 10 और 12 के बीच अगर लाई कर रहा है तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, मॉडरेट बेस। Red base. और फिर अगर 12 से 14 के बीच अगर उसका पीएच लाई कर रहा है तो वो क्या हो गया, क्या बोल देंगे उसको, Strong base. बहुत ही हाईली स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है वो। ठीक है, इनफैक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड उसका पीएच तो ऑलमोस्ट क्लोज टू 14 ही हो जाता है।
बात समझ में आया कैसे कंपेयर करते हैं हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, पीएच को, पीएच के हेल्प से हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, कर लोगे ना? यस और नो? यस सर। तो देख लो एक बार, तो ये हमारा एसिड और बेस का ये चीज हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब इसमें सॉल्ट बचा हुआ है, तो सॉल्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। पहले देखो एक बार अच्छे से, उसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछो आराम से। समझ आ रहा है यानी तुम लोग को सारा चीज जितना भी बता रहे हैं? यस सर। Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है किसी को? डाउट है तो पूछ लो, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पूछो, किसी को भी कुछ पूछना है तो। या सब कुछ समझ आ जा रहा है तुम लोगों को? तुम लोग तो कुछ पूछते ही नहीं हो अपने से। एनसीईआरटी बुक तो है ना सबके पास घर पे? यस सर। तो तुम लोग का होमवर्क रहेगा कि जितना तक हम पढ़ चुके हैं एसिड और बेस हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, वो एनसीईआरटी से एक बार रीड करोगे, और जितने भी तुम लोग को केमिकल रिएक्शंस बताया गया है वो सब लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे। हम नेक्स्ट क्लास में 4-5 रिएक्शंस पहले पूछेंगे, ठीक है, उसके बाद ही नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी रिएक्शंस तुम लोग को लिखाए गए हैं इस चैप्टर के वो सारा लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, और एक बार एनसीईआरटी को थोरोली रीड कर लेना एक बार, ठीक है? समझ रहे हो बात? यस यस सर। सर। तो एनसीईआरटी का थ्योरी जो है एसिड और बेस तक, ये एक बार रीड कर लेना, तुम लोग समझ आ जाएगा, उसमें कुछ है नहीं, ठीक है? कोई दिक्कत होगा तो पूछ सकते हो आराम से। अभी किसी को कुछ पूछना है? नो सर। किसी को भी कोई डाउट है? अभिषेक, आकाश, नो सर। अर्पित, नो सर। सब समझ में आ गया? तो तुम लोग से पूछते हैं तो रिप्लाई नहीं देते हो, तुम लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो। पहला चैप्टर तुम लोग कर लिए पूरा? पहला चैप्टर सबका हो गया, फर्स्ट चैप्टर यस सर। Yes, sir. यस सर। पूरा खत्म कर लिए? बोर्ड का Yes, क्वेश्चन sir. पेपर Yes, sir, हो गया। सॉल्व किए तुम लोग प्रीवियस ईयर? Yes, sir. ये थे। किए हो सब लोग? यस सर। बन रहा था या नहीं? उसमें ध्यान देना, वे ऑफ राइटिंग इम्पोर्टेंट है, कैसे हम लोग लिखते हैं वो सब चीज भी तुम लोग को ध्यान देना है, ठीक है? वो पूरा पैराग्राफ लिख के पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है बड़ा सा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही सिर्फ लिखना है हमको। पॉइंट वाइज भी आंसर दोगे तो जो काम का चीज है बस उतना ही लिखना है, ठीक है? तो वो लिखने का तरीका पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग पेज भर रहे हैं, इसमें पेज भरने से कोई फायदा नहीं है। पॉइंट वाइज भी आंसर दोगे सिर्फ उस क्वेश्चन से रिलेटेड तो उसी में फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है? और रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी रिएक्शंस बताएं वो सारा प्रैक्टिस करो लिख लिख के, ठीक है? कोई दिक्कत और कुछ पूछना है तो पूछो, बताओ। दिव्यांगी, कुछ पूछना है? चलो फिर तो आज एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्ट स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में सॉल्ट्स वाला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलो चलो फिर ठीक है, एंड करते हैं आज। Yes.